कभी भी आप कोई भी ट्रेड लेते हो और कोई भी एक सपोज स्ट्रैटेजी है, उसको आप कंसिडर करते हो कि ये मुझे स्ट्रैटेजी ट्रेड करनी है और आपने उसको बिल्कुल भी रिफाइन नहीं किया है, लेकिन लोग आपको बता रहे हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी विन रेट है 70%, 80% है, 60% है। लेकिन आपको मन के अंदर पता होना चाहिए कि मार्केट दो डायरेक्शन में ही हमेशा जाता है, ऊपर या फिर नीचे। तो किसी भी रैंडम स्ट्रैटेजी की अगर आपने रिफाइन नहीं की है वो स्ट्रैटेजी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी विनिंग रेट रहता है 50%। फिर आइदर ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी, आप जो भी साइड चूज करोगे आपकी प्रोबेबिलिटी विनिंग रहती है 50%। तो कॉइन फ्लिप के बारे में थोड़ी देर बात करते हैं, ये एनालॉजी समझने के लिए। क्या है, अगर आप कॉइन फ्लिप करते हो, कॉइन फ्लिप को भी दो साइड्स होते हैं, हेड्स या फिर टेल्स, तो उसमें भी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या रहती है 50%। लेकिन जब आप कॉइन फ्लिप करते हो, तब सपोज आपने 100 बार कॉइन फ्लिप किया, तो क्या उस 100 में से 50 बार हेड्स आएगा और 50 बार टेल्स आएगा? नहीं, ये 50-50 प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत बड़े सैंपल साइज के लिए रहती है, बहुत बड़े मतलब लाखों और करोड़ों सैंपल साइज में। तब कहीं पर वो भी जो 50-50 प्रोबेबिलिटी है उसके पास आएगा सैंपल साइज का आंसर। कभी भी 50 एग्जैक्ट नहीं हो पाएगा और होने के लिए बहुत लाखों या फिर करोड़ों करोड़ों सैंपल्स लगेंगे। तो क्या आप ट्रेडिंग जब करते हो तब क्या आप लाखों करोड़ों ट्रेड्स लेने के बाद बस 50% प्रोबेबिलिटी विन रेट अचीव करना चाहते हो? लाखों करोड़ों ट्रेड्स तो कोई लेता भी नहीं है। प्रॉबेबली जो मोस्टली जो विनिंग ट्रेडर्स रहते हैं वो कभी भी इतने ट्रेड अपने पूरे लाइफ टाइम में नहीं लेते होंगे, स्कैल्पर्स लेते होंगे, पता नहीं। बट लाखों करोड़ों ट्रेड्स लेने के बाद आपको 50% प्रोबेबिलिटी आएगी। तो क्या वो सही है? क्या आप एक्चुअली, ये क्या मतलब लगता है आपको ये पॉसिबल है? ट्रेडिंग इज ईजी बोलते हैं लोग, तो 50-50 प्रोबेबिलिटी वाइज जो मतलब लोग बोलते हैं अरे यार 50 है, इधर ऊपर तो जाएगा वरना नीचे आएगा, तू बाय बाय करते जा, कभी ना कभी तो तेरा चांस आएगा ही, तू जीतेगा ही पैसा। बट दैट्स प्योर गैम्बलिंग। आप फर्क समझो, सैंपल साइज उतनी बड़ी रहती है तब कहीं पर 50 के पास आता है, नॉट इवन एग्जैक्टली 50%। तो इसको एक मोंटे कार्लो करके कुछ, तो मोंटे कार्लो तो सिटी है मोनाको में, मोंटे कार्लोस फिनोमेना कहा जाता है, आई थिंक यही नाम है उसका। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, नाम से कुछ मतलब नहीं है आपको। तो एक बार क्या हुआ था, मोंटे कार्लो मतलब मोनाको में एक सिटी है, तो उसमें एक कसिनो था। मोनाको तो आपको पता है जैसे बहुत रिच लोगों की सिटी है, कंट्री है सॉरी। तो उसके अंदर एक कसिनो था जिसपे बहुत लोग ना मतलब चलता है, वहाँ पे बहुत लोग आते हैं वहाँ पे। तो उस कसिनो पे रूलेट टेबल था, रूलेट टेबल। तो रूलेट टेबल पे आइदर आपको पता है ब्लैक पे आपको मतलब बेट करना है या फिर रेड पे बेट करना है। तो ना बहुत बार ना ब्लैक ही आने लगा था, ब्लैक 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 ब्लैक, बार बार ब्लैक ही आ रहा था। तो ना उस टेबल के पास ना बहुत भीड़ जमने लगी। लोगों को लगने लगा कि भाई यहाँ तो बार बार 10 बार ब्लैक आ चुका है, अब कैसे होगा, अब तो रेड आना ही चाहिए। क्यों लगता था लोगों को ऐसे? क्योंकि लगता था लोगों को कि 50-50 प्रोबेबिलिटी रहती है, राइट। ऑल्दो कैसीनो में 50-50 नहीं रहती, वो मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन नॉर्मली 50-50 रहती है। तो अभी इतनी बार ब्लैक आया है तो अभी रेड तो आना चाहिए, राइट। तो बहुत लोग सारे कैसीनो के उस टेबल के पास जमने लगे और सारे लोग रेड पर बेट करने लगे। रेड पर बेट कर रहे हैं, वापस से ब्लैक आ रहा है, रेड पर बेट कर रहे हैं, वापस से ब्लैक आ रहा है, और ऐसे 33 टाइम्स हुआ। 33 टाइम्स कॉन्जिक्यूटिवली बस ब्लैक ही आया। लोग रेड पर बेट करते करते इतना पैसा गवा दिया लोगों ने कि एक्चुअली जब रेड आया 34th टाइम पे, तब लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा था। यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है? कैसीनो, गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है अगर आप कैलकुलेशन वाइज देखोगे, प्रोबेबिलिटी वाइज देखोगे। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग, थोड़ा सा, इट्स नॉट इवन दैट हार्ड यार। मैं आपको इतना इजी करके बताऊंगा ना आने वाले वीडियोस में, इट्स नॉट रियली दैट हार्ड। तो दोनों में इतना फर्क नहीं है। तो ट्रेडिंग में भी आप ऐसा ही थोड़ा माइंडसेट लेके चलो कि हाँ, मेरे अगर लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, लूजर्स आते जा रहे हैं, बहुत ट्रेड्स हैं मेरे, वो लॉसेस दे रहे हैं मुझे, तो क्या आपका माइंड कभी ऐसा डाइवर्ट नहीं होता कि हाँ भाई इतने लॉसेस हुए हैं मेरे स्ट्रेटजी में, अब आने वाला जो ट्रेड है वो विनिंग हो सकता है? बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ था, आई बिन देयर।
आई डिड दैट एंड आई डोंट रिकमेंड इट, आई डेफिनेटली डोंट रिकमेंड इट। फिर आप क्या करते हो, आपके लॉसेस हो रहे हैं, आपको लगता है या दिस टाइम आई एम गोना बी दिस टाइम आई एम गोना बी इन प्रॉफिट, ये ट्रेड मेरा अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। क्यों 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 लगता है आपको ऐसे? क्योंकि पिछले जो सारे ट्रेड्स है सेम स्ट्रेटेजी के, वो लॉस दे रहे थे। मार्केट डू नॉट ओ यू एनीथिंग। आप ये बात ध्यान से दिमाग में डाल लो, ध्यान से समझ लो कि मार्केट डू नॉट ओ यू एनीथिंग। आपको लग रहा है कि मेरी स्ट्रैटेजी लॉसेस दे रहे, तो आपको लगने लगता है कि अगला ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल हो सकता है, प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। दैट्स कंप्लीटली फॉल्स। और यहाँ पे लोग बहुत सारे क्या करते हैं पता है, जब बहुत सारे लॉसेस होते हैं, ऑलरेडी उनकी साइकोलॉजी ख़राब हो चुकी होती है, तो अगला जो ट्रेड आने वाला रहता है वहाँ पर वो डबल क्वांटिटी कर देते हैं या फिर फुल पोर्ट कर देते हैं, अकाउंट पूरा अकाउंट लगा देते हैं एक ही ट्रेड पे। और मोंटे कार्लो एक फिनोमेना वहाँ पे काम आ जाता है, वहाँ पे चलना स्टार्ट होता है और उस ट्रेड में भी आपका लॉस हो जाता है एंड यू कंप्लीटली ब्लो योर अकाउंट। मार्केट डू नॉट ओ यू एनीथिंग, ये लिख लो, ये आप अपने माथे पे लिख लो और देखो रोज सुबह उठ के, मार्केट डू नॉट ओ यू एनीथिंग। इट्स रियली दैट सिंपल। और हाँ, मैं अभी एक्चुअली ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। तो ये जो सैम्पल साइज रहती है वो बहुत बड़े होने पे आपको एक्चुअली प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सकते हो आप। जब आपकी सैम्पल साइज बहुत बड़ी हो तब आप कहीं पर 50% के पास आ सकते हो। तो इसमें वापस से रिस्क रिवॉर्ड आ जाता है। 1:3 ले रहे हो तो डेफिनेटली आप 40% विनिंग रेट पे भी प्रॉफिटेबल हो सकते हो। बट द क्वेश्चन इज कि क्या एक आदमी इतना ट्रेड लेता है? नहीं लेता। तो इसको आपको ऐसा क्या करना है आपको कि ये जो बड़ी सैंपल साइज लेने की जो नीड है 50% प्रोबेबिलिटी आने के लिए, वो आप कट करके आप जो नॉर्मली ट्रेड्स ले रहे हो, दिन के 2 ट्रेड्स ले रहे हो, 3 ट्रेड्स ले रहे हो, उसमें भी आपको प्रॉफिट्स होने लगे। इसको जो बोलते हैं मार्केट का मतलब मार्केट की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं एज, EDGE, एज। किसी भी स्ट्रैटेजी की एक एज होती है। अभी ये एज क्या होती है ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज के बारे में मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। एज इज बेसिकली समथिंग दैट यू नो हेल्प्स यू टू बी बेटर देन अदर ट्रेडर्स। इट्स दैट सिंपल। अभी एच के टाइप जब बताऊंगा तो आपके दिमाग में वो लाइट बल्ब मूवमेंट आएगी कि एच किस तरह से होती है और कैसे जो बड़े म्यूचुअल फंड्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, बड़े लोग हैं, बिग वेल शार्क्स जो भी बोलते हो आप उसे, वो कैसे आपके ऊपर एज रखती है। हमेशा पहली रहती है एक साइकोलॉजिकल एज। अभी साइकोलॉजिकल एज मतलब जिन लोगों के पास बहुत पेशेंस है, जिन लोगों के पास पेशेंस से अपना सेटअप आने को वेट करने के लिए, या फिर सेटअप में जाने के बाद, एंट्री लेने के बाद अपना टारगेट या फिर स्टॉप लॉस हिट होने के लिए वेट करने के लिए जिनके पास पेशेंस है, वो एक साइकोलॉजिकल एज रहता है। पेशेंस एक एज रहता है, पूरा एक कंप्लीट साइकोलॉजिकल एज भी रहता है। फिर उसके बाद में रहता है टेक्नोलॉजिकल एज। जिनके पास जो स्कैल्पिंग करते हैं, 2 सेकंड के लिए मार्केट में एंटर होते हैं, एग्जिट करते हैं, उनके पास फास्ट ब्रोकर्स रहते हैं। ये हमारे स्टॉक ब्रोकर्स अपने जो 5 पैसा, ग्रो, जीरोदा ये नहीं यूज़ करते, वो उनके ब्रोकर्स अलग रहते हैं। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग रहती है स्कैल्पिंग, तो वो रहती है उनके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, टेक्नोलॉजिकल एज। थर्ड रहती है अपनी ये क्या बोलने वाला था, इंफॉर्मेशनल एज। इंफॉर्मेशनल एज क्या रहती है पता है आपको? लिटरली विश्वास नहीं बैठेगा, ये जो बड़े बड़े फंड्स और जो बड़े बड़े लोग हैं, बैंक्स हैं, वो लिटरली सैटेलाइट इमेज से लेकर एस्ट्रोलॉजी तक और टेक्निकल एनालिसिस से लेकर फंडामेंटल तक ये सब डेटा एनालाइज करके ही ट्रेड लेते हैं। ये एक इंसान के लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हम सोचेंगे कि हम भी ऐसा करेंगे और सब मतलब सब सारी चीज़ें सीखेंगे, सब चीज़ें करके एनालाइज करके हम अपना डिसीजन लेंगे, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप सब एनालाइज करते बैठोगे तब तक वो ट्रेड निकल जाएगा। सैटेलाइट इमेज आपको बताता हूँ किस तरह से करते हैं। आपको पता नहीं होगा, जो सिटाडेल या फिर जो मॉर्गन स्टैनली या फिर जो बड़े बड़े JP मॉर्गन, ये जो बड़े बड़े फंड्स हैं, वो क्या करते हैं पता है? सॉरी, कॉल आ रहा था। तो ओके, तो वो लोग सैटेलाइट इमेजेस
स्टडी करते हैं और उससे पता लगाते हैं कि कहाँ पर क्रूड ऑयल का स्टॉक ज़्यादा है। जो शिप्स जाते हैं ना, उनके सैटेलाइट इमेजेस वो स्टडी करते हैं, उनको पता लगता है कि किस कंट्री में क्रूड ऑयल का स्टॉक ज़्यादा है, कहाँ पर गोल्ड का स्टॉक ज़्यादा है, कहाँ पर कुछ किसी भी मतलब जो कमोडिटी रहती है, कमोडिटी ट्रेड करता है, वो कौन से कंट्रीज़ में ज़्यादा है या फिर कौन से कहाँ पे स्टॉक रखा हुआ है उन्होंने, तो वहाँ पे कैसे वो प्राइजेस अफेक्ट कर सकती है, कैसे प्राइस ऊपर जा सकती है, वो सैटेलाइट इमेज से वो डिफाइन करते हैं, वो प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट। इतने सारा डेटा रहता है उनके पास। वी कांट पॉसिबली हैव दैट ऑल दैट काइंड ऑफ डेटा एंड वी कैन नॉट एनालाइज दैट डेटा ऑन daily basis and on just like we cannot just do that because we don't have enough manpower and we don't have enough technological advantage. We cannot get that satellite images from live feeds. They can because they have money. तो ये रहती है एक टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज, ये रहती है इंफॉर्मेशनल एडवांटेज। तो इसी तरह से अलग अलग एज रहती है मार्केट में, और कोई भी आदमी जो रहता है ना, वो कभी भी एक एज से काम नहीं चलाता, वो मल्टीपल एजेस को उसको कंबाइन करके अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। और एक जो चौथी और इम्पॉर्टेंट एज रहती है जो हम जैसे लोग बना सकते हैं, कर सकते हैं, वो रहती है कि आपको स्ट्रैटेजी को रिफाइन करना आना चाहिए। स्ट्रैटेजी को रिफाइन करना आना चाहिए जिसकी मदद से आप आपको पता लग सके कि आपका जो सेटअप आ रहा है, एक स्ट्रैटेजी आप ट्रेड कर रहे हो, सपोज कोई भी हो, सपोज इन्वर्स एफवीजी आप ट्रेड कर रहे हो, पकड़ो तो इन्वर्स एफवीजी में आप ना हर ट्रेड ना नोट करते जाओ, स्क्रीनशॉट लगाओ उसका, आप लिखो स्क्रीनशॉट पे कि किस तरह से इसमें क्या हो रहा है, पूरा कंडीशन लिखो मार्केट का, वो ना साइड में रख दो। ट्रेड जो भी हो, प्रॉफिट हो लॉस हो, वो उस ट्रेड में वो स्क्रीनशॉट पे लगा दो और स्क्रीनशॉट साइड में कर दो। ऐसे बहुत सारे सैंपल्स आप एटलीस्ट 100-200 तो कम से कम सैंपल्स आप कलेक्ट कर लो। फिर आप जब सैंपल्स कलेक्ट करोगे तो ना पीछे जाओ और वो सैंपल्स को ना, उसी स्ट्रैटेजी के सैंपल्स को एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद आपको पता लगेगा कि ना कुछ सिनेरियोज ऐसे आते हैं उसी स्ट्रैटेजी के अंदर, हाँ उसी स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ मार्केट कंडीशंस ऐसी आती है जब वो स्ट्रैटेजी काम करने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। नाउ यू हैव redefined your strategy and you have increased your win rate of your strategy। अगर आपको पता लगता है कि हाँ IFVG में ही हायर टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा हो रहा है और तब ये IFVG के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, विन रेट ज़्यादा हो जाता है इसका, तो आप सिर्फ वही सिनेरियो ट्रेड करना स्टार्ट करोगे और उससे क्या हो जाएगा, आपकी एक मार्केट में एज बन जाएगी। कौन सी? पेशेंस वाली एज, और आपकी एक सेटअप वाली एज बन जाएगी जिसमें आपको पता है कि हाई प्रोबेबिलिटी आपके सेटअप में कौन सा सेटअप आने वाला है। आपकी एक स्ट्रैटेजी है लेकिन उसको आपने डिवाइड कर लिया कि ये बाबा ये भाई साहब ये लो प्रायोरिटी है और ये हाई प्रायोरिटी है। तो आपने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया आपके एक ही स्ट्रैटेजी को। नाउ यू नो कि आपको कौन से स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना है, और जब आपको पता लग जाएगा देन यू ओनली ट्रेड दैट, जिससे आपकी मार्केट में एक एज फॉर्म होगी और आप प्रॉफिटेबल इजीली बन पाओगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये मार्केट डेटा कैसे एनालाइज करना है, ये स्क्रीनशॉट्स कैसे लेने हैं और उस पर क्या क्या डेटा नोट करना है, ये सारी चीज़ें मैं एक ट्रेड जर्नल की वीडियो में बना दूंगा। मुझे बस ये कम्प्लीटली रॉ रखना था क्योंकि मैं ऑलरेडी साइड बाय साइड वीडियो एडिटिंग का काम करता हूँ जैसे आपको पता है, और मुझे मेरी वीडियोज़ एडिट करने में बहुत बोर हो जाता है। वापस से मैं दिन भर वो दूसरों की एडिट करते रहता हूँ, तो मुझे कम्प्लीटली रॉ रखना था। मैं बीच बीच में फंबल किया हूँ बहुत सारा, तो आई डोंट वॉन्ट टू टेक इट इन टू प्रीमियर प्रो, कट इट डाउन, पुट म्यूजिक एंड ऑल दैट शिट। तो आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट। तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही फ़ोन से ही अपलोड कर देने वाला हूँ एंड आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी पोस्ट प्रोसेसिंग ऑन इट। सो अगर आपको ट्रेड जर्नल के ऊपर देखो वापस से फंबल हो गया, ट्रेड जर्नल के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दो। मैं आपको एक जर्नल एक्चुअली कैसे मेंटेन करते हैं वो बता दूंगा, और मैं आपको मेरी जर्नल का भी थोड़ा सा एक स्नीक पिक दे दूंगा। मैं अपनी पूरी स्ट्रैटेजी तो रिवील नहीं करने वाला, लेकिन मैं बता दूंगा जितना आता है मुझे। ठीक है, I'll see you in the next one.